ठीक है जी। तो देखिए, तो हमने ठीक है ना टू जैसे बताया मैंने, अब आप लोग फिर से सॉल्व कर लेना एक बारी। तो यहां से क्या होगा कि तो अभी आज 2019 कंप्लीट कर लेते हैं, एंड उसके बाद इसमें देख लेना जो भी डाउट्स रह गया हो तो मुझे बता देना, फिर हम वो सॉल्व कर लेंगे ना। तो अभी लास्ट क्लास में 36 तक हमने डिस्कस किया था और आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 37 कह रहा है कंसीडर डिस्क्रीट टाइम आर्कोचन विद स्टेट स्पेस 1 2। तो ये p की पावर फॉर्मूला था ना इसका, तो आप जानते होंगे डायरेक्टली क्या था, 1 माइनस ए बी 1 माइनस बी, ऐसा था। तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या आता था बताइए कोई। a बाई ए प्लस बी, b बाई ए प्लस बी, और मैट्रिक्स में लिखेंगे तो यही रहेगा, है ना। बाद में यही आपका जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है, ये b बाई लॉन्ग रन में जो प्रोबेबिलिटी आती है वो ये आती है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन स्टेट 0 इन अ लॉन्ग रन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग एट 1 इन अ लॉन्ग रन, ये आ जाता है। तो यहाँ मैट्रिक्स आएगा क्योंकि pn की पावर ना मैट्रिक्स की पावर, तो मैट्रिक्स ही आएगी। तो यहाँ से इजी आप देख लीजिए, a आपका आ जाएगा 0.8 है ना, और b 0.3 है, तो यहाँ से 0.3 अपॉन 11, आई थिंक a वाला ही आ जाएगा, a आएगा d आएगा, देख लो ठीक है ना, a है ना, हाँ ठीक है, मतलब वही बोला पुट करके देख लो क्या आएगा। सो यहाँ a 0.8 है ना, तो यहाँ पे और b 0.3 है, 3 अपॉन 11, इससे पुट कर लो, आसान है ये तो, बस फॉर्मूला है। यहाँ पे जो है हमारे पास कि x1 x2 कंपोनेंट है छोटी, क्या, हाँ इसको ये अभी से मल्टीवेरिएट है जी जी इस बार सिलेबस में नहीं है, मतलब तो ये अभी नहीं है इस बार। तो 39 भी अप्लाइड मल्टीवेरिएट है। सिंगल लिंकेज रेडिकल प्रोसीजर है ना, तो ये सब भी अभी नहीं है। टू क्लस्टर, यहाँ पे है द MLE ऑफ द मीन वेक्टर एंड वेरिएंस वेक्टर ऑफ द बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन दिस। तो ये आपको x1 वेक्टर पता है, x2 वेक्टर पता है, x3 वेक्टर पता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है x बार, और फॉर्मूला देख लो क्या है MLE का, x बार है ना, MLE मतलब जस्ट MLE का फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि आप देखो मल्टीवेरिएट में म्यू का MLE क्या है और सिग्मा स्क्वायर का MLE क्या है, उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, वन वे अनोवा, ठीक है ना। तो ये अभी सिलेबस में नहीं, मतलब इस 2024 गेट के सिलेबस में ये सब नहीं है, 20 वाले सिलेबस में था, 19 वाले में था। ये देखिए जो MLE है वो मल्टीवेरिएट में जैसे अपन यूनिवेरिएट में x बार लेते हैं तो n-1 हो जाता है ना। जी जी, तो यहाँ पे नहीं होता है ना, मतलब लाइक एक मिनट, आपने क्वेश्चन नहीं था वो पूछा है, आप यूनिवेरिएट में MLE क्या होता है? x बार होता है नहीं, ए म्यू का ना, सिग्मा स्क्वायर का s स्क्वायर समेशन xi माइनस x नहीं। अच्छा आपने यही गलत, इसलिए मैं वो सोच रहा था कि इसमें क्या है। एक्चुअली यूनिवेरिएट में MLE क्या आता है, एस स्क्वायर नहीं आता है, एस स्क्वायर तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, MLE नहीं है वो। आप यहाँ गलत कर रहे थे है ना। अगर मान लो ये नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो इस वाले केस में MLE ऑफ म्यू आपका आता है x बार, ये तो ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन दोनों में तो सेम ही रहता है ना, और MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, हाँ जी बताइए बाकी लोग। तो आप ये कह रहे हैं SS मतलब ये होता है हाँ वही ना, ये ना शुरू में इन्होंने बोला कि, तो मैं वहां दिक्कत हो गया प्रॉब्लम। हाँ देखिए ये चलिए यहाँ भी n होता है और वहां भी n होता है, दोनों जगह सेम ही है। वो जो आपको याद है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वो एक्चुअली UM ही है। अब चेक करके देखिए, तो MLE यही आएगा। तब आता है जब x बार अननोन मतलब नोन अननोन में होता है, मतलब n
n-1 आएगा जब mu is known। म्यू नोन, हाँ ठीक है। ये कब है? when म्यू इज अननोन, ठीक है। अगर म्यू नोन होगा उस केस में, ठीक है, MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर दिस, एक मिनट, तब भी तो ये, तब क्या चेंज आएगा यहाँ पे, क्या होगा उस केस में? mu अननोन होगा तो आपको तो x बार तो निकल के 1/n-1 आएगा ना। तब भी यही रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तब भी यही है। तो ये तो यूनिवेरिएट की थ्योरी है, ये तो यूनिवेरिएट की थ्योरी है ना ये तो। सर n क्यों लगेगा कोवेरिएंस मैट्रिक्स में, क्योंकि n तो सैटिस्फाई कर रहा है ना। क्या n सेटिस्फाई कर रहा है? हम सीधा फॉर्मूला पूछ रहे हैं, एमएलई यहाँ पे ये नहीं कि n हटा दोगे तो एमएलई रहेगा, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, क्या होगा, क्या एमएलई हटा देंगे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं मैं जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स के बारे में बता अभी रुको, पहले जब मैं आपसे मल्टीवेरिएट पूछता हूँ आपको यूनिवेरिएट का आंसर बताते हो। अभी हम यूनिवेरिएट डिस्कस कर रहे हैं, आप मल्टीवेरिएट का आंसर बता रहे हो। जब हम आपको मल्टीवेरिएट का फॉर्म पूछ रहे थे, आप यूनिवेरिएट का आंसर बता रहे थे। अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये बोर्ड पे जो लिखा है इसमें देखिए कुछ डाउट बताइए यूनिवेरिएट के लिए, जो उनको कंफ्यूजन था एक्चुअली, तो है ना, ठीक है जी, ऋषभ इज फाइन। अब आते हैं मल्टीवेरिएट पे। तो MLE जो आएगा ये वाला 1/n ही होगा, दोनों जगह 1/n ही होता है। वो UM VU निकालते, UM VU इसका जो होता है, इस केस में अगर देखेंगे यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो वो अलग होगा। सो UM VUE ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो आएगा 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये कब होगा? when mu is unknown, ठीक। और अगर mu known होगा तो ये रहेगा, ये है, ठीक है। चलिए इसमें जस्ट थोड़ी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर n-1 बनाएगा, तो ये अनबायस्ड हो जाता है। और यहाँ पे ये जो सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर n हो जाएगा, जैसे यहाँ n से डिवाइड हुआ, अनबायस्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आते हैं मल्टीवेरिएट में। अभी एक बार ये फॉर्मूला लिख लो ताकि ये क्वेश्चन हो जाए। तो x1 x2 xn दे आर मल्टीवेरिएट नॉर्मल np म्यू सिग्मा, ठीक। अभी दोनों म्यू और सिग्मा दोनों अननोन है, ओके। तो MLE ऑफ म्यू वेक्टर, तो ये जस्ट x बार वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया, x बार क्या मतलब हो गया कि आप क्या करते हैं तो ये सब में p कंपोनेंट्स हैं, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, xn वेक्टर, यही है। यहां मैं ये लिखना चाह रहा हूं। अब MLE ऑफ सिग्मा, हाँ ये मैं पूछ रहा था आप लोगों से, बताइए सियानी, आप बताइए, फाइनल आंसर बताइए, कहानी वानी नहीं, सीधा आंसर बताइए मुझे। जिनको यार जो बता रही थे, आई थिंक ये 1/n summation xi minus x bar into xi minus x bar transpose 1/n समेशन xi minus x bar xi minus x bar ट्रांसपोज I from 1 to n। बाकी लोग देखो जी, ठीक है। अब देखिए इसको यूज करके आप फाइंड कीजिए वो क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे थे ना, वो करके देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ जो आपके पास जो क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, सो ये हमारे पास है, ये मल्टीवेरिएट का MLE है और ये मल्टीवेरिएट में MLE है।
इसको अप्लाई करना है मुझे उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, चलो इसको कैलकुलेट करके देख लो क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे x1 वेक्टर, x2 वेक्टर और x3 वेक्टर, दे आर बाइवेरिएट नॉर्मल। तो p की वैल्यू 2 है, म्यू कॉमा सिग्मा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x1 x2 x3 तीन है ना। अब x1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 1 2, ये बता रखा है। x2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 4 4, x3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 4 3, ठीक। अब यहां समझना जो फॉर्मूला लिखा जैसे हमने कि MLE ऑफ म्यू वेक्टर, तो ये था 1/3 क्योंकि n यहाँ 3 है, तो इसमें यहाँ पे n 3 है, p बराबर 2 है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने ना, इसमें है ना, ये NP है और रैंडम सैंपल साइज n है। n मेरा 3 है, p मेरा 2 है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये हमारे पास अवेलेबल डाटा है। तो ये फॉर्मूला होता है जी। सर आंसर आया है सर 2 1 1 2/3, ऑप्शन ए है। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ गया। इसको आप ऐड कर लीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो इजी है ना। इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड, तो 1 + 4 + 4 9/3 3, 2 + 4 + 3, 1 मिनट मैंने गलत लिखा क्या, 1 2 4 3 7 2 9, तब ये है ना 2 + 4 + 3, तो 9/3 3, देख लेते ये तो ठीक है ना, इसमें कोई डाउट होगा नहीं इसमें। अब आता है MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, नहीं MLE ऑफ दिस सिग्मा, ये क्या होगा ना। सो MLE ऑफ हमें सिग्मा चाहिए, तो फॉर्मूला था 1/n समेशन I from 1 to n xi वेक्टर माइनस x बार, यही x बार है हमारा, दिस इज x बार एक्चुअली, एंड इनटू xi वेक्टर माइनस x बार का ट्रांसपोज। तो इसको कीजिए मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं x1 माइनस x बार कर देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स बनेगी 1 2 में से 3 3 घटा दीजिए, तो 1 - 3 - 2 2 - 3 -1, x2 माइनस x बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, x3 माइनस x बार, ये आ जाएगा 1 0, यही है। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो जब आप पुट करेंगे तो आ जाएगा, पहले x1 के लिए करते हैं, ये तो बाहर रखो इसको, तो ये बाहर है, सो दिस इज -2 - 1 -2 - 1, ये पहला हो गया। फिर 1 1 1 1, ये आ गया। फिर 1 0 1 0, यही है, बस कैलकुलेट कर लीजिए अब। सो 1/n xi माइनस x बार इस तरह से हो गया, तो यहां से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इजी है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 2 और यहाँ से 1, ये हो गया 1 1 1 1, और यहाँ से आ गया 1 0 0 0, ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 1 6 6 3 3 2, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 1 1 2/3, ठीक है ना। तो ये आ गया, दिस इज आंसर। तो मतलब ये फॉर्मूला आपको बस ये याद रखना है कि मल्टीवेरिएट में दिस इज द MLE 1/n समेशन xi माइनस x बार, दिस इज द MLE। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 40 हो गया, एटलीस्ट मैं सॉल्व भी कर दिया हमने, तो जैसे A आया ना, ठीक है। 41 सिलेबस में है नहीं अब,
42 जो कह रहा है कि ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है विथ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 से लैम्डा n तक, लैम्डा 1 है ना इस तरह से। अब अल्फा एज मैक्सिमम डायगोनल एंट्री, ओके, अल्फा जो है मैक्सिमम डायगोनल एंट्री है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज है। वी कैन फाइंड अ वेक्टर x सच दैट x ट्रांसपोज x 1 है एंड t डिनोट्स दिस। तो पूछ रहा है क्या होगा, एक्चुअली हमने ये बताया था आपको नहीं होगा आपने जी, x ट्रांसपोज ax और x ट्रांसपोज x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये a की हाईएस्ट आइगन वैल्यू आएगी, जो क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी हाईएस्ट आइगन वैल्यू, या इन जनरल आप देखेंगे तो ये जो x ट्रांसपोज ax अपॉन x ट्रांसपोज x है, ये जो मिनिमम ऑफ लैम्डा आई होगा वहां से लेके मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आई तक, मतलब उनमें से जो मैक्सिमम है ये होता है, ये थ्योरम है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस का हालांकि है लेकिन उतना डिटेल में नहीं। तो ये जो सबसे छोटी आइगन वैल्यू उससे ज्यादा होगी, सबसे बड़े से कम होगी, देख लीजिए। तो बता रखा है अल्फा जो है मैक्सिमम डायगोनल एंट्री है, नॉट सॉरी, तो ये मैक्सिमम आइगन वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम डायगोनल एंट्री है, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। तो यहां से देखते हैं कि पूछ रहा है क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी ये हाईएस्ट आइगन वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम ऑफ लैम्डा और लैम्डा 2 आएगी, ये है। तो यहां से देख लीजिए। तो एक तो पहली बात आपने उल्टा किया है। उल्टा लिख दिया, कैसे? हाँ सर, सर आपने तो क्लास में बताया था कि वो मीन से मीन ग्रेटर देन इक्वल टू और बी लेस देन नहीं होगा। नहीं lambda in or small greater equals to if lambda in यहाँ smallest है greater than हाँ, मतलब मैंने वैसे वो ये ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट वाला लैम्डा 1 है वो अलग बात है, मतलब ये लिख रहा हूँ कि जितने आइगन वैल्यूज हैं उनमें से सबसे छोटी वाली जो कौन सी है, यहाँ लैम्डा n है, वो अच्छे से मैंने बोल दिया। हाँ, और x ट्रांसपोज ax अपॉन x ट्रांसपोज x लेस देन इक्वल टू, यहाँ मैक्सिमम लैम्डा 1 है, तो ये वाला रूल हो गया। तो लैम्डा 1 से ज्यादा होगा। अच्छा यहाँ मैंने एक मिनट, ये मैं गलत लिखूं कि जो सबसे छोटी आइगन वैल्यू लैम्डा n है, सबसे छोटी लैम्डा n है, तो लैम्डा n ये तो गलत कह रहा है ना कि लैम्डा 1 मैक्सिमम है, तो उससे ज्यादा तो नहीं होगा, लैम्डा n मिनिमम है, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। और यहाँ बोल रहा है ये सी वाला सही होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू से हाईएस्ट आइगन वैल्यू के बीच में आएगी, तो ये सही होगा। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एवरेज अल्फा से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना मेरे भाई, ये तो जरूरी नहीं, x ट्रांसपोज ax मोर देन इन अल्फा जरूरी नहीं है ना इन टाइम अल्फा, क्योंकि तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ज्यादा थोड़ी होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, ये थ्योरम बेस्ड एक्ट को, ये एक्ट थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। x कोई रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन -1 1 y x + 1 होल स्क्वायर, ये आसान क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो आपसे पूछ रहा है कि पीडीएफ ऑफ y बताइए, कर लेंगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट कह रहा है कि S एक सॉलिड है whose base is a region in xy plane bounded by the curves this, तो ग्राफ बनाइए इन दोनों का। फिर कहना whose cross section perpendicular to x axis are squares, तो वॉल्यूम ऑफ S बताइए। ये ट्राई करोगे या मैं अभी सॉल्व करूं, देख लो। तो सॉल्व कर दीजिए। ट्राई किया आपने ऐसे ही बस? हाँ सर, ऐसे पिक्टोरियल ड्रॉ किया है पर उसके बाद नहीं कर पाया। A solid है, बेस इसका रीजन xy प्लेन में बाउंडेड बाय कर्व्स दिस, तो क्या दिक्कत है? सो फिर ये क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन क्या मतलब है, उसका जो पोर्शन है, देखो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। जो सॉलिड है उसका वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, चलिए 45 जो है ये तो आपको दिख रहा है इजीली, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उससे ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लीजिए, कंडीशनल पीएमएफ का फॉर्मूला डायरेक्टली मल्टीनोमियल में वो यूज कर लीजिए सीधा।
जैसे आप मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वापस जाना है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी खोलना है, या तो गूगल पे ऑनलाइन या बुक में, फिर देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे बाइवेरिएट नॉर्मल में कंडीशनल मीन का फॉर्मूला है ना, म्यू1 प्लस समथिंग वाला, तो वैसे ही ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये मल्टीनोमियल, इसमें भी फॉर्मूला है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, पुट कर लीजिए सीधा सीधा, तो उससे आ जाएगा। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। तो पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द बीटा बेस्ड ऑन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। ये भी सेम है, आप अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कोई भी बुक उठा लो या डिजाइन का नोट, जैसे सलफ सर का नोट है आईटी कानपुर का देखोगे, तो वहां जाके आप सिंपल देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बीटा का जैसे वो अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालता है, जो कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालता है, फिर उसी के आगे देखो मीन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसी के आगे इन्होंने बीटा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में निकाल रखा है। तो ये भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में बस ये डेटा आपको फिट करना है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑलरेडी इसका फॉर्मूला है ही, उस फॉर्मूले को फिट करना है उस पे, तो आपके पास नंबर आ जाएगा। तो पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिस। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूला है उसमें बस लेंथ निकालना है। तो लेंथ आप मान लो अगर निकाले इंटरवल ए बी, तो लेंथ इज बी माइनस ए, उससे आ जाएगा। तो उससे ट्राई करते हैं, कीजिए ट्राई करके देखिए क्या होता है। सो नेक्स्ट जो है कंसीडर, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको नहीं उस समय याद है थ्योरी, तो गो बैक टू दैट चैप्टर इन द बुक या ऑनलाइन, फॉर्मूला लिखो फिर ट्राई करो, हो जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। कंसीडर डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन दे रखा है आपको, वन स्टेप टीपीएम दे रखा है, पीरियड और मार्कोव निकाल ही सकते हैं, आपको पता ही है मार्कोव चेन का पीरियड क्या है। तो पहले हर स्टेट का आप पीरियड निकालिए, हर स्टेट का पीरियड सेम ही आएगा, तो इसका हाँ जीसीडी ऑफ जितने स्टेप में वो वापस आ जाए खुद पे, है ना। तो वो देखिए यहाँ कह रहा है कि सपोज कस्टमर अराइव्स एट एन एटीएम फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट 5, तो लैम्डा बराबर 5 है कस्टमर पर आवर। प्रोबेबिलिटी दैट द नो कस्टमर अराइव्स द एटीएम फैसिलिटी इन दिस 18 मिनट, तो यहाँ पर आर रेट था, है ना, रेट जो है ये 5 पर आर है, तो पहले 18 मिनट को हम लोग आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18/60 आर हो गया, ये मिनट था पहले, मिनट को आर बना लिया। बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 18 मिनट में मतलब 18/60 आर में एक भी कस्टमर नहीं आएगा। यही तो होता है कि 0 से t टाइम में अगर n कस्टमर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है। तो यहाँ बोल रहा है कि 0 कस्टमर आएगा इतने पहले इतने मिनट में, 18 मिनट में, मतलब इस बीच में। तो ये तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट होता है ना, पॉइजन प्रोसेस प्रॉपर्टी होती है कि ये स्टेशनरी इंक्रीमेंट रहता है और तो उससे और इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होते हैं, तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है एक्चुअली, nt बराबर होता है nt का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, t यहाँ पता ही आपको लैम्डा ये है और t है 18/60, सो लैम्डा है 5 पर आर, ये है दिस मच आर, तो लैम्डा टी निकाल लेंगे आप लोग। तो आपको पता ही कि nt इज पॉइसन लैम्डा टी। अब पॉइसन लैम्डा टी में बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, इसका 0 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो e की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर 0/0 फैक्टोरियल कर लेंगे ना, हो जाएगा। तो लैम्डा ही पता है, टी भी पता है, पुट कर लीजिए, तो आसान है ऐसा तो। और यहाँ पे जो ये पूछ रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन रह जाता है, सब भी कुछ क्वेश्चन एक तो छूट गए, ये जो अभी नहीं हुआ, तो आप मुझे दोबारा पूछिए, है ना, तो मैं सॉल्व करूंगा या मुझे कहीं से सीख के बताना पड़ेगा, और बताना तो है ही, देखेंगे। तो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 5x 2π1 है इसका। 5x 2π1 होने का क्या मतलब है समझिए, सर cos x प्लस हाँ sin है, ये यही तो था डेफिनेशन। तो t की जगह 2π है, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन e की पावर आयोटा 2π x, दिस इज 1। तो ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा cos 2π
और 2 पाई X, प्लस हाँ। आई sin 2 पाई x। इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 है, तो आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो अलग अलग कर लीजिए। तो एक्सपेक्टेशन cos 2 पाई x प्लस आयोटा एक्सपेक्टेशन sin 2 पाई x, ये 1 है। इसका क्या मतलब है, राइट साइड में 1 प्लस 0 आयोटा है, लेफ्ट साइड में एक्सपेक्टेशन एक नंबर होता है ना, तो a प्लस आयोटा b, और राइट साइड में 1 प्लस आयोटा 0। तो कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि दिस क्वांटिटी इज 0, साइन 2 पाई x 0 आएगा एक्सपेक्टेशन, और वहां से अगर आप सॉल्व करेंगे और cos का 1 होगा, सो x रैंडम वेरिएबल इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है। तो 1 किसका होता है आपको आइडिया है? हाँ, तो यहां से पता है क्या निकल के आता है, तो यहां से निकल के आएगा cos 2 पाई x 1 कब होगा, जब x इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल होगा। sin 2 पाई x की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x इंटीजर वैल्यूड, x जो होगा इंटीजर होगा ना, तो x कोई इंटीजर है तो उस पे sin तो दिया हुआ है z डिनोट इंटीजर। कहाँ दिया हुआ है? और देखिए सर z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स जी, तो यहाँ पूछ रहा था मैं x के बारे में सोच रहा हूँ कि यहाँ से x क्या आएगा, तो यहाँ से ये समझ आएगा कि x जो है वो इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल ही होगा। तो मतलब कहने का मतलब सैंपल स्पेस इंटीजर है, इसका सपोर्ट जो है ना पूरा इंटीजर है। तो ये पता है ऐसा कब होगा? स्विच फॉर्मेट में है। जी जी, ये थ्योरम है कि कोई रैंडम वेरिएबल 5x 2 पाई 1, हालांकि थ्योरम ही है, तो x जो होगा, x का जो सपोर्ट होगा वो इंटीजर होगा। और आप बताइए x का सपोर्ट इंटीजर है तो प्रोबेबिलिटी ऑन होल सपोर्ट या प्रोबेबिलिटी ऑन सैंपल स्पेस है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑन सैंपल स्पेस आपका 1 हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट ही है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 के इक्वल है, तो x जो है इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, और इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है तो x सारे इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब पूरा सैंपल स्पेस आ गया, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। चेक करके देखिए आंसर होगा उस तरीके से। 50 कह रहा है कि x1 एक रैंडम सैंपल है, साइज 1 का, यूनिफॉर्म है, थीटा थीटा स्क्वायर, टेस्ट करना है सिंपल वर्सेस सिंपल, क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है, अल्फा बीटा साइज है और पावर है। तो आसान है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आप ट्राई करके देखिए। तो ये हो गया, ये आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ये और फॉर्मूला ही है सर। हाँ, बीटा नॉट है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, और समेशन xi 0 दे रखा है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ से x बार मतलब x बार 0 बता रखा है पहले ही, तो बताओ कोरिलेशन फॉर्मूला ही होता है, और फॉर्मूला x बार टाइम समथिंग होता है ना, x बार टाइम समथिंग होता है, तो x बार ही 0 है, तो x बार टाइम समथिंग है, तो इसका आंसर 0 ही है। फॉर्मूला डायरेक्टली देख सकते हैं, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डेटा फीड कर रहे हैं, तो जो इसका फॉर्मूला होता है x बार टाइम समथिंग है, और वो x बार ही 0 है, तो टाइम समथिंग 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 आ जाएगा। ये इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, कैलकुलेशन में देख के आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास fx दे रखा है, पूछ रहा है कि fh, तो पुट कर लीजिए, लिमिट के क्वेश्चन है, आसान है, यहाँ से पुट करके लिमिट सॉल्व करने हैं आपको, मतलब लिमिट फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू 6 आ रहा है सर। आंसर क्या है? 6 ही आ रहा है। ठीक है, फिर तो सही है, हाँ सही है फिर ना। वैसे यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन दे दिया, अब इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है, ट्राई किया आपने? तो इक्वलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो लेस देन 45 हो नहीं, तो आप लेस देन 45 क्या इनसाइड सर्कल का पॉइंट है, तो इनसाइड सर्कल के पॉइंट यूज कीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पे? चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस, कई सारे मेथड होते हैं इसके, है ना। तो इसका ग्राफ तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसका जो रेडियस है √45 है, ठीक है। क्योंकि ये सर्कल है ना, x² + y² = 45, तो ये सर्कल है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है।
तो इस सर्कल के सिर्फ सर्कल पे नहीं, इनसाइड पॉइंट भी अलाउड है इसमें, ठीक है ना, इनसाइड पॉइंट्स भी अलाउड है। तो आपको देखना है ये मैक्सिमम कब होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले आप बाउंड्री पे चेक कर लीजिए, तो बाउंड्री क्या है, x² + y² 45 है ना। फिर इनसाइड देखेंगे कि बिटवीन 0 टू वहां कहाँ क्या आएगा। अच्छा आप खुद सोचिए, चलो ऐसे ग्राफिकली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखो, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, इसका ग्राफ बनाएंगे x - 1 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर। मान लीजिए इसकी वैल्यू k आ रही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपको एसी पे अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, चलो यहां देख लेते हैं। x1 और y2, सो x1 है और y2 है, ये सेंटर है इसका, रेडियस अभी k है, पता नहीं रेडियस क्या है। सो आपको देखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जहां xy इनमें से पॉइंट आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 0 0 यूज कर लूं, मान लीजिए xy 0 0 है, तो उस केस में आ जाएगा k की वैल्यू 5, ठीक है। अब इससे कई सारे अप्रोच है, तो मैं अगर लीनियर अप्रोच यूज करूं, ठीक है, वो इंटीजर आंसर देगा। अगर इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, क्या रखेंगे तो हाईएस्ट आंसर आएगा इसका। सर पहले सर मतलब ये मैंने एक बार सॉल्यूशन दिखा था कि x² + y² = 45 लेके वो लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर अप्लाई करके वो उसका वैल्यू निकाला, फिर उसको सर वैल्यू पुट वहां पर सर समझ नहीं आ रहा था, वो वैल्यू पुट करके कुछ कर रहे थे, वो मतलब इनसाइड xy का जो वैल्यू निकलता नहीं वो भी हो जाएगा, हमें फिर देखना है कि पॉइंट बहुत सारे हैं। अब व्हिच पॉइंट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वैसा है। नहीं तो एक दूसरा अप्रोच वो है, लैग्रांज मल्टीप्लायर भी एक अप्रोच है, कैलकुलस वाला भी तरीका है। तो मैं थोड़ा ऐसे शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ कि शॉर्टकट से क्या आ सकता है। जैसे मतलब तरीके तो लैग्रांज मल्टीप्लायर तो लगा ही सकते हैं, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है तो उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x² + y² - 2x - 4y + 5। अब ये जो है x² + y² की मैक्सिमम वैल्यू 45 है, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये लेस देन इक्वल टू होगी 45 - 2x - 4y + 5। तो ये आ गया मतलब 50 - 2x - 4y। तो 50 - 2 कॉमन लोगे, x + 2y, यही है ना, ये हो गया। अच्छा अब x + 2y की हमें देखना मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन में क्या हो सकती है, किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x + 2y की। देखो ये मेरा अप्रोच जरूर है, आपको यही क्लिक करे, तरीके बहुत सारे होंगे। आप अगर सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अगर कोई डालता हो देखेंगे आप, तो सबका अपना अप्रोच है, ये मैं थोड़ा अलग ट्राई कर रहा हूँ। अब आपने पहले भी मुझे देखे होंगे, मैं जनरली इसको क्या कर सकता हूँ, आप देखा होगा मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो x = r cos थीटा y r sin थीटा, उससे आ जाएगा। दूसरा वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो भी मिल सकता है। तीसरा तरीका लैग्रांज मल्टीप्लायर है, ये मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, सेम अब तो कुछ अलग और तरीका ट्राई, वरना वो सब तरीका भी काम करेगा जो पहले हमने किए हैं। अब इक्वल टू करके पहले देख लो, फिर बाउंड्री पे देख लो, फिर इनसाइड देख लो, उससे भी आ जाएगा। तो मैं इससे देखता हूँ, देखो x + 2y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसमें x + 2y का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखो जरा। सो x + 2y का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे x + 2y बराबर, चलो पहले मैं 0 बना देता हूँ। तो x + 2y 0 होने का क्या मतलब है कि y = -x/2, तो x को अगर 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगी। x को मैं अगर यहाँ पे जैसे ये √45 है, अप्रॉक्स कितना आएगा ये 6 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो जैसे x को मैं 1 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा, x को 1 तो y -1/2, ठीक है। और x को अगर हम
तो रफली इस तरह कुछ आंसर होगा ना। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, देखो ये जो x प्लस 2y है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये जो ग्राफ है ये x प्लस 2y बराबर 0 का ग्राफ है। क्या आप ये बता सकते हैं ये क्या होगा? ये देखिए x प्लस 2y की x प्लस 2y 0 अगर आप बनाएंगे x प्लस 2y बराबर 1 तो ये लाइन आएगा x प्लस 2y 2। मैं पूछ रहा हूं इसकी इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस? टेंजेंट का इक्वेशन होगा। यस, टेंजेंट के इक्वेशन से वो आ जाएगा मुझे, वो मैं पुट कर दूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए ये अप्रोच को कंप्लीट करते हैं, वरना बाकी अप्रोच जो पहले हमने यूज किए होंगे इस तरह क्वेश्चन वो भी काम करेगा और उससे भी आंसर यही आएगा। देखिए मैं करता हूं, पर दूसरे अप्रोच से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसका इक्वेशन जस्ट निकालना चाह रहा हूं जो टेंजेंट है इसका। किसका टेंजेंट है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 45, उसका टेंजेंट। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे भी आप जानते होंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, यहां से पहले आप dy बाई dx निकालते हैं। तो x माइनस a बाई x माइनस b को tan थीटा ऐसे करके हो सकता है। देखो तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, अभी आ जाएगा ये टेंजेंट की इक्वेशन। तो अगर ये आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल a मान लो, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 माइनस 2 टाइम a। यही a ढूंढना है, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 50 कहां से अच्छा 50 45 बाद 50 हो गया था, तो ये आंसर होगा। अब ये a बस मुझे ढूंढना है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमें फॉर्म तो पता ही है इसका। ओके, सो x प्लस 2y बराबर a मैं ले रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस लाइन का। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ, मुझे x y ढूंढना है, पता है हमें क्या ढूंढना है, यहां से तो बात है a ढूंढना है, वही बात है। सो दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व। So you have to find a. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, आपको पता है ना। यहां से आप dy बाई dx निकालो, तो यहां से निकालोगे स्लोप ऑफ द लाइन, सर माइनस बी बाई ए होता है, यहां से देख लो ये आएगा, और यहां से dy बाई dx क्या आएगा? हाँ जी, यहां से फाइंड करो 2x प्लस 2y dy बाई dx, तो माइनस 2x इधर हो जाएगा, आई थिंक माइनस x बाई वाई आ जाएगी, और दोनों को इक्वेट कर देंगे आप, स्लोप तो इक्वल रहेगा टेंजेंट, और मुझे ये पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये टेंजेंट है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से 2x बराबर y, एक तो ये मिल गया। तो y को अगर आपने 2x रख दिया, तो y को अगर आप 2x रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ y को 2x रख दो, कितना 5x बराबर a, तो x बराबर a बाई 5, और x बराबर a बाई 5, तो y बराबर कितना वहां से 2x, सो 2a बाई 5, तो x हो गया a बाई 5, y हो गया 2a बाई 5, और उसको इस इक्वेशन में रख दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 45। तो यहाँ से x की वैल्यू आई थी a बाई 5, तो a स्क्वायर बाई 25, y स्क्वायर आई है y 2a बाई 5 है, तो 4a स्क्वायर बाई 25 इज 45। तो यहाँ से हो गया 5a स्क्वायर अपॉन 25 इज 45, सो a स्क्वायर इज 5 कट गया 45 इंटू 5, ठीक है जी। तो ये 9 इंटू 5 इंटू 5, तो a स्क्वायर इज दिस, a इज 3 इंटू 5 15, सो a इज 15, पुट कर दीजिए, तो 50 माइनस a मुझे मिल गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू a मैंने लिया था ना, तो a मुझे मिल गया, तो a मिल गया, तो यहां से 2 इंटू 5, तो 50 माइनस 30, आंसर इसका 20 होना चाहिए, चेक कीजिए
53 का है 20। हालांकि तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किया। 80 है सर, कितना है? 80। 80। एक मिनट, तो कहाँ रह गया? तो माइनस प्लस का चक्कर तो नहीं गया है ना? देख लीजिए, तो अप्रोच तो यही है, बस नंबर सा देखना पड़ेगा कहाँ रह गया नंबर। 9 इंटू 45, 5 5 15 तो आया ये यहाँ से। हाँ ये इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से भी आंसर आया था, क्या दिक्कत है? पुट तो कर रहा होगा ना। a/5 प्लस 4a/5 बराबर a। नहीं, आंसर ये यार देख लो एक ठीक से x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 हो गया, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ओ एक मिनट, यस ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये माइनस था तो मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को घटाए हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं किसी क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फंक्शन की मुझे क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, x प्लस 2y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया और उसको घटा दिया, तो मुझे जो मिला वो क्या मिला एक्चुअली? वो मुझे उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली है। अच्छा, तो यहां से क्या आता है देखो, a स्क्वायर इज 9 इंटू 5 इंटू 5, तो a की वैल्यू माइनस 15, यहाँ प्लस माइनस 15 आता ना। अब यहाँ कैलकुलेशन देखिए, ये कैलकुलेशन देखो आप, यहां से मैं a स्क्वायर निकाल रहा था, सो दैट a स्क्वायर इज दिस 9 इंटू 5 इंटू 5, तो a की वैल्यू प्लस माइनस आएगी ना 15, तो मैं x प्लस 2y की मिनिमम वैल्यू घटाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो मैं मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिनिमम मिला। तो जो 20 मैं निकाला हूं, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी, तो मुझे मिनिमम घटाना पड़ेगा, तो मुझे ये टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला टेंजेंट आया था x प्लस 2y 15 और ये टेंजेंट आया है x प्लस 2y माइनस 15, तो इसको माइनस 15 रखो, तो 2 इंटू माइनस 15 30, 50 प्लस 30 80। सो इस फंक्शन की वैल्यू जो है 20 से 80 में ही रहेगी, तो मैक्सिमम 80 होगी और मिनिमम 20 होगी। मैंने दोनों निकाल दिए, मतलब अल्लाह ये अप्रोच आपको पता नहीं समझ आया नहीं आया, तो वो तो मैं कैलकुलस यूज किया क्लास 12th वाला मेथड। आसान मेथड क्या है, जो आप फ्रीक्वेंटली सॉल्व करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 और ये मेरे पास xy है, तो यहां से एक काम कीजिए आप, सिंपली x को लो r cos थीटा। मैं आसान तरीके से सॉल्व करता हूं, थोड़ी देर में ही, टाइम है ना, तो आज हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या करेंगे आप, रूट 45 साइन थीटा, नहीं cos थीटा लेते हैं आप लोग, y बराबर रूट 45 साइन थीटा, और जो fxy क्या था आपका, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 y माइनस 2। तो ये थोड़ा लंबा अप्रोच था, आसान अप्रोच करता हूं जो पहले मैं सॉल्व करता था जिस तरीके से, तो अब समझिए। तो यहां से हम बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन एक्चुअली दिस फंक्शन इज लाइक, जो पिछला क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा टाइप का क्वेश्चन है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट भी ढूंढना है इनसाइड और एंड उस पे भी ढूंढना है, तो यहाँ तो मैक्सिमा इसी पे आ जाएगा, एंड बाउंड्री पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 45 है और माइनस 2 कॉमन लेते हैं, ये रहने दो, पुट कर दो इसको, तो ये हो गया 2x को पुट करेंगे रूट 45 cos थीटा 4 रूट 45 sin थीटा प्लस 5, तो ये हो गया 50 माइनस, चलो मैं रूट 45 कॉमन लेता हूं, 2 भी कॉमन लेता हूं, तो बचेगा cos थीटा प्लस, नहीं हाँ प्लस ना 2 sin थीटा। अब मुझे बताइए आप लोग, इसकी फिर से माइनस है बीच में, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसकी मुझे मैक्सिमम मिलेगी, दिस इज एफ थीटा नाउ। तो आप लोग तो डायरेक्टली जानते हैं ये वाला चीज कि एक cos थीटा प्लस माइनस 3 होगा मिनिमम वैल्यू,
है ना। अब जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और रूट अंडर माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अगर मुझे ठीक है ना जी, तो इसकी जो मैक्स है रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब रूट 5 इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू रूट 5 है और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 5 होगा। पुट कर लीजिए, तो आपको लग रहा है कितना आसानी से आ गया। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इससे भी आ जाएगा। सो माइनस रूट 5 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, एंड इसकी मिनिमम पुट करेंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम मिलेगी। तो 50 माइनस कीजिए सॉल्व, प्लस हो जाएगा, ये सेम है 30, तो 80 आ गया। देखो ये आसानी से आ गया। क्या यूज किया, पोलर फॉर्म। तो वहां हमने इतना काम किया इसमें और यहाँ इजीली आ गया। ये बाउंड्री पे निकाला हमने, ठीक है ना। तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट से करते थे, उससे हो जाता। लाग्रांज मेथड से करेंगे उससे भी आ जाएगा, लाग्रांज मेथड से भी। तो लैग्रांज मेथड पूरा लेंदी था। हाँ उसमें भी ऐसी, यहाँ भी ऐसी कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे किया हमने सर, वहां भी ऐसे ही होगा कि आप डिफरेंशिएट करो, फिर वहां से fx0 fy0, फिर उससे सॉल्व करना, वहां भी फिर से xy निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन लेंदी होगा वहां भी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो समझ, एक तो आसान तरीके से कर लिया। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये कह रहा है कि x1 x2 x10 इंडिपेंडेंट IID रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल है। ध्यान दीजिए xi जो है नॉर्मल 0 2 है, तो xi अपॉन रूट 2 जो है वो नॉर्मल 0 1 है। तो xi स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, काई स्क्वायर 1 है। ठीक, xi नॉर्मल 0 2, xi अपॉन रूट 2 नॉर्मल 0 1 है, उसका होल स्क्वायर किया तो काई स्क्वायर 1 है। अब यहां समझिए, ये जो है x1 स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, अपॉन में सबके अपॉन में 2, x1 स्क्वायर अपॉन 2, x2 स्क्वायर अपॉन 2, x10 स्क्वायर अपॉन 2, ये भी काई स्क्वायर 1 और सब काई स्क्वायर है। अब ध्यान यहाँ दे देना क्या करना है इसमें, सी केयरफुली। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा अभी, लेट्स से t1 अपॉन t1 प्लस t2। अब ध्यान से देखो आप लोग, t1 किसको लिखा है, x1 स्क्वायर बाई 2 को। तो जो t1 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 को मैं, ये ti है, तो काई स्क्वायर 1 क्या होगा, गामा 1/2 1/2। ठीक, यही तो है t1। और t2 बताइए जी, यहाँ जो मैंने जिसको t2 लिखा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सर काई स्क्वायर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो काई स्क्वायर 9 है, ये काई स्क्वायर 1 था, काई स्क्वायर 9 9/2 गामा 9/2 हाफ। और आपने ये पढ़ा होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये गामा 1/2 क्या 1/2, हो जाएगा, सो बीटा फर्स्ट काइंड 1/2 9/2। अब बताइए बीटा फर्स्ट काइंड का मीन क्या आता है, a बाई ए प्लस बी, मतलब m बाई m प्लस n। तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 9/2, 1/10 आंसर आएगा। चेक कीजिए जरा क्या है, 1/10। हाँ सर 1/10 0.1 आया था सर, है ना, 0.1 है उसमें दिया हुआ। तो ये है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया हमने। और यहाँ देख लीजिए, ये लास्ट जो है कि I4 क्रॉस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हटा देता हूं। सो यहां से I कोई 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, V1 2 3 4 कॉलम है। तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ IV ट्रांसपोज। अच्छा, पहले V ट्रांसपोज करेंगे, तो V तो खुद ही कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1 2 3 4 से, तो ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये एक फॉर्मूला भी है ये ना, V ट्रांसपोज एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टाइप का कुछ है। तो मुझे डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, और क्या तरीका है। सो सर जिस भी तरीके से जा रहे हैं बहुत लेंदी हो रहा है, मतलब इजी, मतलब तो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं तो बता दीजिए।
ये एक्चुअली वीवी ट्रांसपोज है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा लो 0 या 1 होगी, बट डायरेक्टली डिटरमिनेंट कैसे आएगा? ये तो वैसे बहुत लंबा होगा ना, अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसे निकाले हम लोग तो वह टाइम उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा डायरेक्टली वी ट्रांसपोज का। क्या आएगा देखिए जरा। एक्चुअली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका रैंक 1 होता है। एक थ्योरम ये है कि V अगर कोई कॉलम वेक्टर है ना, अच्छा वो ऐसे भी आप जान सकते हैं रैंक 1 क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 4/1, यही ना, ये 4/1 है, तो इसका मैक्सिमम रैंक 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम रैंक 1 हो सकता है। प्रोडक्ट भले 4/4 है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि प्रोडक्ट का रैंक जो होता है लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इंडिविजुअल, तो इसका रैंक एक्चुअली 1 आएगा। तो इसका रैंक 1 आएगा, इसका क्या मतलब है, इसका रैंक 1 आएगा। सो व्हाट डज इट मीन? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है। तो लेकिन यहाँ का वैल्यू 31 आया है। नहीं, यहां ये है एक आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, इसमें बाकी आइगन वैल्यू 0 आएंगी, इसमें एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू आएगा आई थिंक, बाकी आइगन वैल्यू 0 आएगी। इसका ट्रेस डिटरमिनेंट तो सर 0 हो जाएगा ना। अरे मैडम लोग रुको, हमें किसका डिटरमिनेंट पूछा यहां से, फिर तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, 30 है ना, सो ट्रेस 30 है। और 30 है सर। तो प्रॉपर्टी ये है कि जो वेक्टर का नॉर्म होगा, आप मुझे बता सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस वेक्टर का, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आएगा, रूट अंडर 30। देखिए थ्योरम ये है, यहाँ पे मैं देख रहा था अभी, सो थ्योरम ये है कि जब भी वी ट्रांसपोज हो ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू आएगी, बाकी सारी जीरो होंगी। तो ये 4x4 की है, तो इसके पास ये जो मैट्रिक्स है वी ट्रांसपोज, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसके 1 2 3 आइगन वैल्यू तो जीरो आएंगी, थ्योरम है ये, मैं थ्योरम से बोल रहा हूं। और एक जो आइगन वैल्यू आएगा वो ये है हमारे पास कि लैम्डा इज इक्वल टू नॉर्म वी स्क्वायर इज आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 1, मतलब तो ये जो मॉड v का स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर 30 का मतलब मैं यही ढूंढ रहा था यहाँ पे, ये जो ट्रेस, अच्छा ऑब्वियस है ना, अच्छा उतना करने की जरूरत भी नहीं है। सोचो अगर थ्योरम कहता है कि v ट्रांसपोज के पास 4x4 की मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यू 0 है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रेस, और ये ट्रेस कितना आ जाएगा 30, तो इसका मतलब है लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 30, क्योंकि ट्रेस में आगे तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस, ट्रेस यहां से आ रहा है, तो लैम्डा बराबर 30, तो मतलब
ये जो मैट्रिक्स VV ट्रांसपोज है इसकी आइगन वैल्यू 0 0 0 30 है। तो ये थ्योरम इन जनरल आप याद रख सकते हैं कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड V स्क्वायर आएगा। तो अगर मैट्रिक्स में नहीं भी निकालता तो यहां से बता सकता हूं कि मैग्नीट्यूड V रूट 30 आया, तो मैग्नीट्यूड V स्क्वायर इज 30 एंड दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ VV ट्रांसपोज बाय थ्योरम। ये इसको कुछ आप अगर पढ़ेंगे ना बुक में जाके या ऑनलाइन सर्च करेंगे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, तो इसका नाम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। एक्चुअली ये होता है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स VV ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज V। तो ये नंबर है, तो ये इसका रैंक 1 होता है। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है बता ही दिया, अब बता दो। तो अब इस पूरे के बारे में सोचते हैं। I की वजह से क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 1 1 31, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 31 ही हो रहा है सर। 31 इज आंसर। इजीली हो गया थ्योरम यूज करके। तो इसलिए थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो VV ट्रांसपोज का आइगन वैल्यूज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इन जनरल 0 0 0 और मैग्नीट्यूड V स्क्वायर रहेगा। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स VV ट्रांसपोज। अब इसका I प्लस का चाहिए तो 1 ऐड कर दिया, डिटरमिनेंट चाहिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इसी बेसिक क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है। चलिए अब कोई डाउट? तो इसमें एक क्वेश्चन पीछे सॉल्व नहीं हुआ है, वो मैं कल करूंगा, इसका आंसर नहीं आ रहा था, वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला। तो अब हमने एक बार डिस्कस कर लिया पेपर। हाँ तो कुछ अलग डाउट पूछ सकते हो सर? जी जी बिल्कुल। तो अभी हम क्या करते हैं, तो आप लोगों का होमवर्क ये है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो बहुत लोग आप लोग सोच रहे होंगे PYQ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और नहीं कर पाएंगे। कल करते रहे तो एग्जाम आ जाएगा, PYQ नहीं कर पाएंगे आप, ये होता है। क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा अटेंड इसलिए भी नहीं करता, उसको लगता है हम खुद ही कर लेंगे, और कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर सॉल्व करेंगे 65 क्वेश्चन में इजीली 40 50 60 इजीली आप कर सकते हैं। मेन 2-4 क्वेश्चन फंसेगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जैसा मुझे भी नहीं आता होगा, फिर मैं भी सीख के बताऊंगा, लेकिन आप जब पूछोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या डाउट्स हैं आपके। तो जब आप डाउट पूछोगे फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो है, तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि बस ये है कि आपका होमवर्क है अभी 2019 वाला कर लेना आप, बाकी 2019 का भी डिस्कस किया, तो कल डाउट क्लास होगी 19 की, बाकी भी पूछ सकते हैं आप 2020 से भी, 2021 से भी, 22 से भी, 23। ये हमने अभी पिछले 1 महीने में इसको कंप्लीट किया है हमने, अभी एक लगभग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, डाउट भी डिस्कस किया है। तो आप ये कंप्लीट कीजिए, इसी 5 पेपर को 4-5 बार सॉल्व कीजिए रिपीटेडली, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उसके बाद। अभी आपको लग रहा है कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो आप फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिर एग्जाम आपका इजी होगा। ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, और बाकी कल डाउट क्लास आप ट्राई करके आइए। किसमें डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 में। इसी में? ओके ठीक है सर, आपको जो डाउट है मैं करता हूँ, नहीं तो फिर कल सुबह 6 से 7 क्लास होगी शाम को, उसमें करते हैं। कल रात को डाउट क्लास, कल 9 to 11 डाउट क्लास ही है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मेनली PYQ गेट का, अगर बाहर कराएगा बाहर का भी चलेगा। अच्छा कहाँ पहुंच गया मैं? 13 ठीक है, बताइए। सर इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, हाँ, इसको मतलब कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 और x1 x3 0 है, इसलिए इंडिपेंडेंट हो सकता है। यस यस, एक्चुअली जॉइंट जो जॉइंट PDF होगा x2 x3 का, वो PDF और x1 इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ आप अगर ऐसे यूनिवेरिएट के टर्म में समझने की कोशिश करना चाहेंगे तो ऐसा है कि ये कहना चाह रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। अच्छा, और ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ x2 भी x1 से इंडिपेंडेंट है और x3 भी x1 से इंडिपेंडेंट है, तो ज्वाइंट PDF जो इसका होगा x1 से इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा। अच्छा, x2 x3 इंडिपेंडेंट नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे बता, देख सकते हैं यहाँ से हम कि x2 x3 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम नहीं है, x2 एंड x3 आर नॉट इंडिपेंडेंट, जरूरत भी नहीं है मुझे। लेकिन ये दोनों ज्वाइंटली x1 से इंडिपेंडेंट, बिकॉज x2 इंडिपेंडेंट है x1 से, x3 भी इंडिपेंडेंट, इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिपेंडेंट होगा x1 से, ये हो जाएगा। तो वो मैट्रिक्स में पार्टीशन भी कर देंगे ना, तो सिग्मा Yes. 0 है। राइट, वो थ्योरम है डायरेक्टली मल्टीवेरिएट में, तो पार्टीशन करके भी हम इजीली देख सकते हैं। यस, ये आप देखेंगे जैसे जो बुक में फॉलो कर रहा था, तो उसमें भी आप देखेंगे अगर, तो ये लोग क्या करते हैं, अभी आपको x2 x3 का देखना है, तो बिल्कुल तो जैसे ये कह रहा है ना कि हम क्या करते हैं, x2 x3 ये रहा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि, है ना, मान लो ये मैट्रिक्स A1 0 0
A2 अभी ऐसा, या सिग्मा 1 आप लिखते थे वहां पे ना, जो है ना योगेश सर ने नोटेशन फॉलो किया था, या मैं भी आई थिंक यही नोटेशन फॉलो किया था। सो सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 2, अब ये देखिए आप, तो यहाँ पे तो चलो ये तो सिंपल वेरिएंस ऑफ x1 है, तो ये सिग्मा 1 जस्ट आपका ये 4 है, और सिग्मा 2 आपको समझ आ ही रहा है 3 -3 4 है। तो ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा ये किसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है, एक नया वेक्टर, इसको नया नाम दे दीजिए, x1 और हाँ y बोल देते हैं, तो x1 और y आप जानते ही हैं, ऐसा लिख दिया, तो x1 y का ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है। और यहाँ से आप देख रहे हैं x1 y चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो y वेक्टर इसका नाम दिया था, इसीलिए इंडिपेंडेंट। ठीक है। ठीक है, और किसी को डाउट तो बताइए कोई इस पेपर मैट्रिक्स 2019 पहले में गेट। हाँ तो आप लोग ट्राई करके आइए, एटलीस्ट जो सिलेबस एक बार देख लीजिए, सिलेबस के टॉपिक्स, डेफिनेशंस और थ्योरम्स देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस कीजिए, इसी को रिवाइज करते रहिए, सिलेबस है ना वो चीज़ है। और क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, पीवाई क्यू भी काफ़ी है गेट निकालने के लिए, सारे पीवाई क्यू करना इनफ है अगर आप ढंग से कर पा रहे हैं तो, मेन ये है। ओके जी, सयानी बताइए क्या डाउट है आपके, तो इसको नहीं सर नहीं सर, मतलब इस पेपर में अभी तक तो डाउट नहीं। हाँ बाहर के डाउट पूछने वाले थे आप। हाँ सर बाहर में, सर कल पूछ लूंगी। हाँ तो ये भी कर सकते हैं, कल 6 to 7 में डाउट क्लास है जनरल, 9 to 11 भी कल डाउट क्लास ही होगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, तो कल 9 to 11 हाँ 6 to 11 में, 6 to 7 में बहुत प्रेशर रहता है। हाँ बहुत सारे बच्चे भी डाउट पूछने वाले रहते हैं उसमें, हाँ जैम वाले भी रहते हैं। तो अब 9 to 11 में कल डाउट क्लास ही है, कल डाउट ही डिस्कस करेंगे, गेट का या बाहर का भी चलेगा 9 to 11 में, मतलब गेट वालों के लिए डाउट क्लास है। अभी उसके बाद क्या करूंगा, तो अभी मैं 19 से 23 करा दिया, फिर 20, अभी मैं 18 17 16 15 ऐसे करके 2005 तक का कराऊंगा, क्योंकि हर पेपर में अब गेट स्टैटिस्टिक्स तो 19 में स्टार्ट हुआ था, तो जो गेट मैथमेटिक्स के पेपर है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन हर साल स्टैटिस्टिक्स के आते थे, वो जनरली वही है जो जैम वाला चीज है, बाहर वाला नहीं है। उसमें जो है 18 17 15 16 5 तक, जो 2005 तक का है, तो इन पेपर्स में जैम वाले जो सिलेबस है उन्हीं के क्वेश्चन आते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन के, इतना ही आता था। तो वो भी हम कवर करेंगे, ताकि एक बार एटलीस्ट है ना हो जाए, मतलब जो लोग खुद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो हमारे साथ आपका हो जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। और होता क्या है, बच्चा ना खुद करता है ना क्लास अटेंड करता है, एट द एंड क्या होता है, उसको होता ही नहीं है, वो बस कल करते करते उसका साल खत्म हो जाता है। और ये नॉर्मल है सबकी लाइफ में, क्योंकि हम सोचते हैं कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है। हमें पता है कि हम कर सकते हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है कि जो घर पे बैठ के नहीं कर पाएगा, इजिली कर लेगा, लेकिन दिक्कत ये करते नहीं है, फिर एग्जाम में रिजल्ट खराब होता है, क्योंकि एग्जाम वालों को ये थोड़ी पता आपकी कैपेबिलिटी क्या है, वो तो ये देख रहा है आपने कितना एफर्ट्स किए हैं, ये चीज़ है। तो मेरे आप करते नहीं बच्चे, वो है उनको लगता है कर देंगे, होता है कर लेंगे, इस तरह से है। लेकिन जब चीज़ें निकल, जो बच्चा मेरे साथ अगर कर रहा है तो समहाउ कंप्लीट हो रहा है ना आपका, ये है आप घर पे वो है। अब नहीं कर रहे हो, एग्जाम के 2 दिन पहले चाहोगे सारा हो जाए, नहीं हो पाएगा 2 दिन पहले, क्योंकि सिर्फ गेट के इन्हीं 5 पेपर में मैं कह रहा हूँ 2019 से 2023 में कितने हैं, 65 into 5, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हटा दो, ये आप देखो कितना होगा, 325 क्वेश्चन है टोटल इसी में। इसमें से चलो मान लो 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? एक क्वेश्चन में अगर घर पे आप 5 मिनट लगाते हो, हालांकि घर पे हम ज्यादा टाइम ही लगाते हैं, तो देख लो आप कितना टाइम चाहिए उसके लिए, थ्रू आउट एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने के लिए। 300 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर 1 घंटे में 10 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो 30 घंटे चाहिए आपको, 30 घंटे, ऐसे 30 घंटे तो ज्यादा नहीं है, अगर 4 दिन लगातार बैठे, 8-8 घंटे भी तो हो जाएगा, लेकिन 8 घंटे बैठे हो तभी तो होगा, ठीक है। सो आप करके ये ट्राई, और कल 6 to 7 डाउट है, 7 to 9 मॉक टेस्ट चलता है, 9 to 11 आपका डाउट क्लास, सिर्फ गेट वालों के डाउट क्लास है। ओके, थैंक यू।